गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। 4 नए एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एफटीए मॉरिशस फरवरी 2021 में हस्ताक्षरित, संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2022, ऑस्ट्रेलिया अप्रैल 2022 और यूरोपीय निःशुल्क व्यापार संघ या ईएफटीए मार्च 2024 के साथ हस्ताक्षरित समझौता हैं। अंतिम एफटीए को ये छोड़कर सभी एफटीए लागू हो गए हैं। शब्दावली: मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए, ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात संबंधी बाधाओं को कम करने या उन्हें समाप्त करने के लिए किया जाने वाला समझौता है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को संबंधित देशों के मध्य बहुत कम या बिना किसी सरकारी टैरिफ के साथ साथ कोटा, सब्सिडी या उनके विनिमय को बाधित करने वाले प्रतिबंधों के बिना खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके तहत निवेशकों के निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। भुगतान संतुलन माइनस यह भारत तथा शेष विश्व के बीच सभी वित्तीय लेनदेन को दर्शाता है। घटक चालू खाता माइनस वस्तु व्यापार, पूंजी खाता माइनस इसमें एफडीआई तथा एफआईआई जैसे निवेश शामिल है। भुगतान संतुलन का अर्थ है न अधिशेष न घाटा। अधिशेष की स्थिति में निर्यातक व विदेशी आय का मूल्य अधिक होता है। इसके विपरीत घाटे की स्थिति में निर्यात व विदेशी आय की तुलना में आयात अधिक हो जाते हैं। प्रेषण रेमिटेंस, विदेशों में रह रहे लोगों द्वारा अपने मूल देश में अपने परिवार वालों को भेजे जाने वाले धन को विप्रेषण कहते हैं। चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट कैड, यह दूसरे देशों को बेचे गए उत्पाद से प्राप्त धन और अन्य देशों से वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च किए गए धन के बीच का अंतर है। निर्यात की विभिन्न योजनाएं माइनस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम SCIS, इस योजना में सेवा निर्यातकों को उनके द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय के अनुसार ड्यूटी स्क्रिप्ट देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम EPCG, इसके अंतर्गत निर्यातकों को पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए सीमा शुल्क की अदायगी नहीं करनी पड़ती है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS माइनस निर्यातकों को उन आगतों को शून्य सीमा शुल्क पर आयात की सुविधा मिलती है जिन्हें भौतिक रूप से निर्यातित उत्पादों में शामिल किया जाता है, जैसे माइनस ईंधन, तेल एवं उत्प्रेरक इत्यादि। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFIA, इस योजना के अंतर्गत निर्यातित उत्पादों से जुड़ी आगतों के लिए निर्यात संपन्न होने के बाद शून्य सीमा शुल्क की अदायगी का प्रावधान है। डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम DES माइनस माने हुए या समकक्ष डीम्ड निर्यात वे निर्यात हैं जिन्हें भौतिक रूप से देश के बाहर नहीं भेजा जाता लेकिन इनका भुगतान विदेशों से होता है, रुपये या विदेशी मुद्राओं में। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम TIES, इस योजना के अंतर्गत राज्यों से होने वाले निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए संबद्ध केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला निर्यात केंद्र माइनस देश के निर्यात में जिलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों DEPCS की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत कृषिगत वस्तुओं सहित भौगोलिक संकेतक और GI एवं खिलौनों इत्यादि की देश के सभी जिलों में विधिवत पहचान की गई। निर्यात ऋण गारंटी माइनस निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यातकों और बैंकों का समर्थन करता है। यह निगम भुगतान जोखिमों के परिणामों से निर्यातकों को बचाने हेतु निर्यात के लिए बीमा उपलब्ध कराता है। कृषि उड़ान योजना माइनस किसानों को उनके कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 2020 में यह योजना प्रारंभ की गई ताकि इससे उनके मूल्य की प्राप्ति में सुधार हो सके। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए लॉन्च किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर विशेष दिया गया। विदेश व्यापार नीति। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हर 5 वर्ष में निर्यात आयात नीति, विदेश व्यापार नीति की घोषणा करता है। भारत की प्रथम विदेश व्यापार नीति एक्सिम पॉलिसी 1 अप्रैल 1992 को प्रस्तुत की गई। उद्देश्य माइनस टैरिफ व प्रतिबंधों में कमी, निर्यात में आसानी, विदेश निवेश को आकर्षित करना, निर्यातों में वृद्धि। ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 द्वारा नियंत्रित थी। B46 नाथ पबी गई इमेज का पूरा टेक्स्ट उसी क्रम और फॉर्मेट में। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। द्वितीय विदेशी व्यापार नीति 19972002। तीसरी विदेशी व्यापार नीति माइनस 2002 में लागू की गई। 2004 में एक्सिम पॉलिसी का नाम FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किया गया। विदेश व्यापार नीति 2023। नवीन विदेश व्यापार नीति
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 लॉन्च की गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। FTP 2023 एक नीति दस्तावेज है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली समय परीक्षणित योजनाओं टाइम टेस्टेड स्कीम्स फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट्स की निरंतरता पर आधारित है। साथ ही यह एक ऐसा दस्तावेज है जो त्वरित व्यापार आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। FTP 2023 के प्रमुख बिंदु यह नीति निर्यातकों के साथ विश्वास एवं साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य निर्यातकों को व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए पुनः इंजीनियरिंग एवं स्वचालन री-इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन की प्रक्रिया विकसित करना है। इस नीति का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग, निर्यातक, राज्य, जिले भारतीय मिशन के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यापार करने में सुगमता, लेन देन की लागत में कमी और ई-पहल, उभरते क्षेत्र ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना एवं विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी SCOMET नीति को सुव्यवस्थित करना। लक्ष्य: ये पहल भारत को 2030 से पहले $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने हेतु प्रोसेस री-इंजीनियरिंग एवं ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान शामिल है। बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए निर्यात बाध्यता की शर्तों में ढील दी गई है। ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। नई विदेश नीति का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और खर्चों में कटौती कर निर्यात को अधिक से अधिक सस्ता बनाने पर है। मर्चेंटिंग व्यापार: भारत को एक मर्चेंटिंग व्यापार हब के रूप में विकसित करने के लिए FTP 2023 में मर्चेंटिंग व्यापार के लिए प्रावधान किए गए हैं। निर्यात नीति के तहत सीमित एवं प्रतिबंधित मदों का मर्चेंटिंग व्यापार अब संभव हो सकेगा। मर्चेंटिंग व्यापार में भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात शामिल होता है, जिसमें एक भारतीय मध्यवर्ती की भागीदारी होती है। निर्यात उत्कृष्टता के शहर TEE: मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित किया गया है। इन शहरों के जोड़े जाने से परिधान, हस्तशिल्प, हाथ से निर्मित कालीन और दरी, हथकरघा के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। निर्यातकों की मान्यता: निर्यात प्रदर्शन के आधार पर निर्यातक फर्मों को मान्यता प्रदान की जाएगी। 2 स्टार और उससे ऊपर की स्थिति वाले धारकों का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार कर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 4 एवं 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक निर्यातक कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए नियमों को फिर से ठीक किया गया है, जिससे कि निर्यात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग अवसर प्राप्त हो सकें। जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना: जिला स्तर पर निर्यात योग्य उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने और मुद्दों का समाधान करने के प्रयास संस्थागत तंत्र के जरिए किए जाएंगे, जिसमें राज्य निर्यात संवर्धन समिति तथा जिला निर्यात संवर्धन समिति क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर होंगे। जमीनी स्तर पर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए जिलों को जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति के माध्यम से निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जिले के लिए जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिसमें पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला विशिष्ट रणनीति की रूपरेखा बनाई जाएगी। विदेश व्यापार नीति 2015-20 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। नाथ पब्लिकेशन B47। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस नीति के मुख्य बिंदुओं का एक संक्षिप्त सारांश समरी तैयार कर दूं? टेक्स्ट को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से नीचे दिया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। कोविड के कारण इसे मार्च 2023 तक विस्तार दिया गया। उद्देश्य मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन, व्यापार करने में आसानी पर ध्यान तथा व्यापार का विकास। 2 नई योजना शुरू की गई। 1. भारत से वस्तु निर्यात योजना MEIS। 2. भारत से सेवा निर्यात योजना SEIS। MEIS के तहत प्रोत्साहन दरें 2 से 5% तक। SEIS के तहत प्रोत्साहन दरें 3 से 5% तक। 108 MSME क्षेत्रों की पहचान। निर्यात गृहों के लिए स्टार रैंकिंग। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। किसी एक देश के व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इसके तहत निवेश की मात्रा कंपनी की कुल हिस्सेदारी में 10% से अधिक होती है। ये किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गैर ऋण मौद्रिक स्रोत है।
एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियां सीधे तौर पर दूसरे देश में व्यवसाय से जुड़ जाती हैं, जिससे वे निवेश के साथ ज्ञान, कौशल और तकनीक भी लाती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। किसी दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का विलय अथवा अधिग्रहण, किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई। यदि कोई भी विदेशी निवेशक शेयर मार्केट में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयर खरीदता है, परंतु उसकी हिस्सेदारी 10% से कम होती है, तो उसे एफपीआई अर्थात विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। यह निवेश शेयर और बांड के रूप में होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बनाम विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई। जब एक देश में स्थित एक कंपनी विदेश में स्थित एक कंपनी में निवेश करती है, तो उसे एफडीआई के रूप में जाना जाता है। इसके तहत विदेशी कंपनियां किसी देश के शेयर बाजार में निवेश करती हैं। एफडीआई में पूंजी का दीर्घकालीन निवेश होता है। एफआईआई में पूंजी का निवेश प्राप्त होने वाले लाभ के अनुसार अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों हो सकता है। एफडीआई के माध्यम से निवेश का प्रवेश और निकास अपेक्षाकृत कठिन होता है। एफआईआई के माध्यम से निवेश का प्रवेश और निकास अपेक्षाकृत आसान होता है। एफडीआई के तहत पूंजी के साथ साथ प्रौद्योगिकी, रणनीतियां, ज्ञान आदि का प्रवाह होता है। एफआईआई में सिर्फ पूंजी का निवेश किया जाता है। इसके माध्यम से किसी कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त होता है। एफआईआई के माध्यम से किसी कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है। इसमें निवेश का उद्देश्य सिर्फ लाभ प्राप्त करना होता है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माइनस। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में निवेश कर अपना नया कारखाना स्थापित करती है, तो उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं। जब कोई विदेशी कंपनी अन्य देश में नया कारखाना लगाने की जगह पर पहले से ही चल रहे किसी कारखाने में हिस्सेदारी खरीदकर या अधिग्रहण करके उसके प्रबंधन पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर ले, तो उसे ब्राउनफील्ड एफडीआई कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वचालित मार्ग। ऐसे निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सरकारी मार्ग। ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईपीबी की मंजूरी आवश्यक होती है। B48 नाथ पब्लिकेशन का व्यवस्थित रूप यहाँ दिया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक सर्वे 2024-25। भारत की 26% आबादी 10-24 आयु वर्ग में है, इसलिए देश जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई। स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात 2017-18 में 52.2% से बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया है। महिलाएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन वाली नौकरियों से दूर हो गई हैं और तेजी से स्वरोजगार या घरेलू उद्यमों में शामिल हो रही हैं। कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र बना हुआ है। इसकी हिस्सेदारी 2017-18 में 44.1% से बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो जाएगी। कृषि में महिलाओं की भागीदारी 2017-18 में 57.0% से बढ़कर 2023-24 में 64.4% हो गई, जबकि पुरुषों की भागीदारी 40.2% से घटकर 36.3% हो गई। उद्योग और सेवा क्षेत्र में गिरावट उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार में गिरावट आई है। इसी अवधि में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 12.1% से घटकर 11.4% हो गई और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 31.1% से घटकर 29.7% हो गई। महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है, जिसका मुख्य कारण अधिक ग्रामीण महिलाओं का कार्यबल में शामिल होना है। खादी 80%, रेशम उत्पादन 50%, हस्तशिल्प 56.1% और हथकरघा 72% जैसे क्षेत्रों में अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं। उद्यमिता में स्वामित्व अभी भी काफी हद तक पुरुष प्रधान है। केवल 22% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME का स्वामित्व महिला उद्यमियों के पास है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम जैसी संस्थाएं बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं। NRLM ने महिला उद्यमी वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रम WEEFP के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए गेम के साथ साझेदारी की है। बड़े कारखाने 80% कार्यबल को रोजगार देते हैं और कुल उत्पादन में 78% का योगदान देते हैं। कृषि क्षेत्र 46.1% को, सेवा क्षेत्र 29.7% को तथा उद्योग 11.4% लोगों को रोजगार देता है।
श्रम विनियम माइनस श्रम विनियमन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने तथा कंपनियों को उनकी कार्य स्थितियों के लिए जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार ने 29 मौजूदा केंद्रीय कानूनों को सरल बनाकर और उनका विलय करके 4 श्रम संहिताएं पेश की हैं। वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020। महिलाओं के लिए रोजगार सृजन ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट GEAPP भारत में DAY-NRLM के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम तैयार करता है जो विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करते हैं तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए आजीविका को बढ़ाते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरुआत 25 सितंबर 2014 में। इससे पूर्व 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एकीकरण है। इस योजना में 2 घटक हैं, एक ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरी शहरी भारत के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय HUPA द्वारा लागू किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के रूप में नामित ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी की मुख्य विशेषताएं माइनस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM को दीनदयाल अंत्योदय योजना -NDAY.NULM नाम दिया गया है। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है। नाथ पब्लिकेशन B-49। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर MCQs तैयार करूं? में लिखा गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों में गरीबी को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना तथा चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना भी होगा। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है। कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति 18,000 रुपये है। सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास, इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह SHG के गठन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। शहरी गरीबों को सब्सिडी सूक्ष्म उद्यमों, माइक्रो इंटरप्राइजेज और समूह उद्यमों ग्रुप इंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपयों की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शहरी निराश्रय के लिए आश्रय, शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है। अन्य साधन बुनियादी ढांचे, दिए गए हैं। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। बजट 2023-24। महत्वपूर्ण बिंदु माइनस अमृतकाल वो शब्द है जिसे सरकार ने 2047 तक 25 साल की अवधि को चिन्हित करने के लिए गढ़ा है, जब भारत स्वतंत्रता के 100 साल मनाएगा। अमृतकाल के लिए विजन। अमृतकाल के लिए सरकार का विजन मजबूत सार्वजनिक और मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नागरिकों, विशेषकर युवाओं के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर पैदा करना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना, व्यापक आर्थिक स्थिरता में सुधार और मजबूती। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल है। 1. समावेशी विकास। 2.
अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। 3. बुनियादी ढांचा और निवेश। 4. निहित क्षमताओं का विस्तार। 5. हरित विकास। 6. युवा शक्ति। 7. वित्तीय क्षेत्र। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 22.00 करोड़ रु के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजिलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना को 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना को एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। नाथ पब्लिकेशन B-51। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष योजना या बिगे टेक्स्ट का असैटिस विवरण नीचे दिया गया है? 2nd ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए, सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना के लिए केंद्रीय मदद के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों के उनके स्वयं के ODOP ऑफ एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 अंतरिम। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट की घोषणा की। अंतरिम बजट, जिसे लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर तब पेश किया जाता है जब विशेष परिस्थितियों के कारण पूर्ण बजट पेश करना संभव नहीं होता, जैसे चुनावी वर्ष के दौरान या जब नियमित बजट चक्र बाधित हो जाए। पूर्ण बजट में सरकार की वित्तीय स्थिति का एक व्यापक विवरण होता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का लेखा जोखा और सरकार की आर्थिक नीतियां और प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। दूसरी ओर, अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट व्यवस्था है,
जो सरकार को वर्ष के एक हिस्से के लिए अपने खर्चों को पूरा करने की अनुमति देती है, और इसमें आमतौर पर प्रमुख नीतिगत घोषणाएं शामिल नहीं होती हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं। बजट 2024 का विजन 2047 तक विकसित भारत, प्रकृति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सभी के लिए अवसरों के साथ एक समृद्ध भारत। बजट 2024 का विकास मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इमेज में दिया गया फ्लो चार्ट। सबका साथ, सबका विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, Trinity of demography, democracy and diversity, backed by सबका प्रयास। Developed India at 2047। बजट 2024 के फोकस क्षेत्र। सरकार की योजना 4 प्रमुख वर्गों गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की है। इमेज में दिया गया डायग्राम। GARIBPOOR नारी, WOMEN, right arrow ज्ञान, left arrow युवा, YOUTH, ANNDATA, off ARMER, up arrow। इन वर्गों के कल्याण के लिए प्रस्तावित प्रमुख पहल इस प्रकार है। B-52 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन योजनाओं या बजट के किसी विशेष बिंदु को विस्तार से समझाऊं? इसे मैंने बिल्कुल USI फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है जैसा कि पेज पर दिया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। गरीब पूर माइनस गरीब कल्याण, देश का कल्याण। हेडकाउंट अनुपात में गिरावट, डिक्लाइन इन हेडकाउंट रेशियो। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकालने में सहायता की। पीएम जनधन खातों का उपयोग करके रु 34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार के लिए रु 2.7 लाख करोड़ की बचत। पीएम स्वनिधि PMSVA निधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को क्रेडिट सहायता प्रदान की, जिनमें से 2.3 लाख को तीसरी बार क्रेडिट प्राप्त हुआ। पीएम जनजाति विकास मिशन PM जनमन योजना ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG के विकास और कल्याण में सहायता प्रदान की है। युवा यूथ, युवाओं को सशक्त बनाना माइनस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य शिक्षा में परिवर्तनशील सुधार करना है। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर रहा है। 7 IITS, 16 IIITS, 7 IIMS, 15 AIIMs और 390 विश्वविद्यालयों सहित नए उच्च शिक्षा संस्थान HEI स्थापित किए गए हैं। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट। 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 54 लाख युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत उन्नत और पुनः कुशल बनाया गया है। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना माइनस PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं युवाओं को रोजगारदाता बना रही हैं। सूर्योदय क्षेत्रों सनराइज डोमेन्स में अनुसंधान और नवाचार के दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। अन्नदाता किसान माइनस किसानों का कल्याण। PM किसान सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम के तहत एकीकृत 1361 मंडियां लगभग 1.8 करोड़ किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही है। महिलाएं विमेन माइनस नारी शक्ति के लिए गति। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन लगभग 28% बढ़ गया है। PM आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए हैं। रूफटॉप सोलराइजेशन को बढ़ावा देना। 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाना। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में बसों को अपनाना। विनिर्माण और चार्जिंग को समर्थन देकर वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। अन्य उपाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को समर्थन देने के लिए नई बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री योजना शुरू की जाएगी। बुनियादी ढांचा और निवेश माइनस बजट 2024-25 में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के लिए PM गति शक्ति के तहत 3 आर्थिक रेलवे गलियारों की पहचान और कार्यान्वयन की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं 1. ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारे, 2. पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारे,
3. उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे। समावेशी विकास माइनस आकांक्षी जिला कार्यक्रम राज्यों को तेजी से विकास और रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य माइनस 9-14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास के लिए सक्रिय आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को तेज किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों के लिए UWIN प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा। ना भेजी गई इमेज का पूरा टेक्स्ट जैसा कि पेज पर लिखा है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर का विस्तार किया जाएगा। आवास माइनस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है। अगले 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया है। मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने बपौन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना प्रारंभ की जाएगी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण माइनस तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान रणनीति तैयार की जाएगी। 5. एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। बजट 2024-25 23 जुलाई 2024। मुख्य वर्गों पर ध्यान। 1. गरीब। 2. महिलाएं। 3. युवा। 4. अन्नदाता। बजट का मुख्य विषय। 1. रोजगार। 2. कौशल प्रशिक्षण। 3. MSME। 4. मध्यम वर्ग। बजट प्राथमिकताएं। 1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। 2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। 3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। 4. विनिर्माण और सेवाएं। 5. शहरी विकास। 6. ऊर्जा सुरक्षा। 7. अवसंरचना। 8. नवाचार, अनुसंधान और विकास। और 9. अगली पीढ़ी के सुधार। 1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता माइनस प्राकृतिक कृषि माइनस अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दलहन और तिलहन मिशन माइनस दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जा रही है। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना माइनस 3 वर्षों में किसान और जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। 2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण माइनस PM पैकेज रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं। 1. योजना क पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले। सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 तक 1 माह का वेतन। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। 2. योजना ख विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। 3. योजना ग नियोक्ताओं को सहायता। सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृहों की स्थापना करना। सरकार संवर्धित निधि गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक का ऋण। इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। B54 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बजट के मुख्य बिंदुओं का एक संक्षिप्त सारांश समरी तैयार कर दूं? की गई छवि का पूरा टेक्स्ट, जिसे उसी क्रम में व्यवस्थित किया गया है जैसा कि पेज पर दिया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर। 3.
वार्षिक ब्याज सहायता। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम पैकेज में 4TH योजना, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। 3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। पूर्वोदय विकास भी विरासत भी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजना। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर। महिलाओं और बालिकाओं की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वित्त वर्ष 24-25 में 15,000 करोड़ रु की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में और हैदराबाद बंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचना। 4. विनिर्माण व सेवा। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी। एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल शुरू होगा। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा रु 10 लाख से बढ़ाकर रु 20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना में रु 5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और रु 6,000 की एकवारगी सहायता दी जाएगी। राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में सहायता की जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज मिशन महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा। 5. शहरी विकास स्ट्रीट मार्केट चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना। ट्रांजिट उन्मुख विकास 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगर के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास। जल प्रबंधन जल आपूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराना। पीएम आवास योजना शहरी 2.010 लाख करोड़ रु का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्य वर्ग की आवश्यकताएं पूरी होगी। प्राथमिकता 6. ऊर्जा सुरक्षा ऊर्जा परिवर्तन अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए AUSC ताप विद्युत संयंत्र NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। प्राथमिकता -7 अवसंरचना नाथ पब्लिकेशन B55। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट योजना जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दूं? को नीचे लाइन बाय लाइन लिखा गया है। 2nd ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र अर्थव्यवस्था। अधोसंरचना के लिए रु 11,11,111 करोड़ का प्रावधान, जीडीपी का 3.4%। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में रु 1.5 लाख करोड़ रु 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का चरण IV शुरू किया जाएगा।
डिव सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए रु 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता। प्राथमिकता -8 अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड प्रस्तावित 1,00,000 करोड़ रु का निवेश होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र हेतु 1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि। प्राथमिकता 9 अगली पीढ़ी के सुधार, रोजगार, आर्थिक विकास, उत्पादकता को बढ़ावा, भूमि सुधार, श्रम सुधार, उद्यमशीलता सुधार। 2014-2015 में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 10वीं थी, जो अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रही, -5.83%। बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत। बजट की विषय वस्तु। महान तेलुगु कवि और नाटककार गुराजाड़ा अप्पा राव ने कहा था, देशमानते माटी काडोल, देशमानते मनुष्यलोई, अर्थात कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। इसके अनुरूप विकसित भारत में शामिल हैं क गरीबी से मुक्ति, ख 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, ग बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, घ 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, ड़ आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, चिच हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। 1 कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना। 2 ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। 3 समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। 4 भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। 5 एमएसएमई को सहायता देना। 6 रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना। 7 जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। 8 ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना। 9 निर्यात को बढ़ावा देना। 10 नवाचार को पोषित करना। विकास की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ख ईंधन हैं। हमारे सुधार, ग हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है। समावेशिता, घ और लक्ष्य है विकसित भारत। बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इनसे अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र हैं: 1 कराधान, 2 विद्युत क्षेत्र, 3 शहरी विकास, 4 खनन, 5 वित्तीय क्षेत्र और 6 विनियामक सुधार। प्रथम इंजन कृषि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य 1 संवर्धित कृषि उत्पादकता, 2 फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, 4 सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और 5 दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। B56 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि नीचे बिल्कुल USI क्रम में इन लिखा गया है? सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता। ये कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कार्यक्रम निम्नलिखित पर केंद्रित होगा: 1 ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना। 2 युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना। 3 विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार और भंडारण हेतु कृषि संवर्धन एवं आधुनिकीकरण। 4 भूमिहीन परिवारों के लिए विविध अवसर उत्पन्न करना। दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन यह मिशन निम्नलिखित पर बल देगा: 1
जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता। 2. प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि। 3. उत्पादकता बढ़ाना। 4. फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना। और 5. किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। सब्जियों व फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम उत्पादन, प्रभावी आपूर्ति, प्रसंस्करण तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त स्थानिक तंत्र स्थापित किया जाएगा और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड मखाने का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इन कार्यकलापों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 1. अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना। 2. उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना तथा 3 जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। मत्स्य उद्योग भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ रु है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। कपास उत्पादकता मिशन इस पंचवर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता से पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण किसान क्रेडिट कार्डों केसीसी से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। असम में यूरिया संयंत्र यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक सेवाओं की विस्तारित श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं। P57। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी विशेष टॉपिक जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड या कॉटन मिशन के बारे में और विस्तार से बताऊं? दिए गए टेक्स्ट को आपके लिए नीचे हुबहू एज इट इज टाइप किया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। 1. ग्रामीण समुदाय हब। 2. सांस्थानिक खाता सेवाएं। 3. डीबीटी नकद निकासी और एईएमआई पिकअप। 4. सूक्ष्म उद्योगों को ऋण सेवाएं। 5. बीमा। 6. सहायता प्राप्त डिजिटल सेवाएं। भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा। इससे विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्व सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। 2 इंजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई इनमें 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये एमएसएमई अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ हमारे निर्यात में 45% योगदान कर रहे हैं। एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा।
गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। क सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रु से बढ़ाकर 10 करोड़ रु, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रु के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। ख स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रु से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। ग उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रु की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष। स्टार्टअप के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों AIF को 91,000 करोड़ रु से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें 10,000 करोड़ रु के सरकारी अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है। अब विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रु के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना। 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रु तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त सफल अनुभवों को शामिल किया जाएगा। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ रु का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ रु से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे जो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता -B58 नॉर्थ पब्लिकेशन। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस टेक्स्ट में दी गई मुख्य योजनाओं जैसे MSME या स्टार्टअप फंड का एक संक्षिप्त सारांश उसी क्रम में लिखा गया है जैसा कि पेज पर दिया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। पूर्वोदय में बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित होगा। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप 1. किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और 2. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्य योजनाएं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराकर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। इस मिशन में 5 ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र शामिल होंगे। 1. व्यवसाय करने की सुगमता और लागत। 2. मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल। 3. जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र। 4. प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और 5. गुणवत्ता युक्त उत्पाद। स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण मिशन जलवायु अनुकूल विकास की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना और सोलर PV सेल, EV बैटरी, मोटरों और कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरियों का इकोसिस्टम तैयार करना होगा। तीसरे इंजन के रूप में निवेश इसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल हैं। Q. लोगों में निवेश सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं।
हमारे बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित की जाएगी। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा। आईआईटी में क्षमता का विस्तार 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा ताकि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र अब 500 करोड़ रुपये कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और ये 130% की वृद्धि है। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नाथ्या टेक्स्ट को नीचे बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है जैसा वह पेज पर दिखाई दे रहा है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ाने, धारणीय आजीविका और जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके। पीएम स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रु की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगार नए युग की सेवा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करते हैं। इनके योगदान को मान्यता देते हुए उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ कामगारों को सहायता मिलने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में निवेश माइनस अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी अवसंरचना से जुड़ा प्रत्येक मंत्रालय 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लाएगा जिन्हें पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए आईआईपीडीएफ भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि स्कीम से सहायता ले सकते हैं। अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया जाता है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रु की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन -5 वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। 100% कवरेज हासिल करने के लिए बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। शहरी क्षेत्र सुधार जुलाई के बजट प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और आयोजना से संबंधित शहरी क्षेत्र सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी चुनौती निधि
जुलाई के बजट में घोषित विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु 1 लाख करोड़ रु की शहरी चुनौती निधि स्थापित की जाएगी। विद्युत क्षेत्र सुधार। राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन क्षमता के संवर्धन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार होगा। राज्यों को इन सुधारों पर कार्य करने पर जीएसडीपी की 0.5% अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों एसएमआर के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रु के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 एसएमआर क्रियाशील हो जाएंगे। पोत निर्माण। लागत संबंधी हानियों के समाधान के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे। B60 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी खास पॉइंट जैसे PMSVA निधि या न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को डिटेल में समझाऊं? साझा किए गए पेज का पूरा टेक्स्ट एज इट इज। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। सामुद्रिक विकास निधि सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रु की निधि के साथ सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। ये निधि वितरित सहायता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए होगी। इसमें सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम ने 1.5 करोड़ मध्यवर्गीय लोगों को तीव्र यात्रा करने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाया है। इस सफलता से प्रेरित होकर एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके। ये योजना पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। स्वामेह निधि 2 और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामेह के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य 40,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में स्वामेह निधि 2 बनाई जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए की इस निधि का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन। 2 होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना। 3 पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना। 4 पर्यटकों के हेतु सुख सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना। और 5 कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ ई-वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना। जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवनकाल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नवाचार में निवेश, विकास और नवाचार के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित। डीप टेक निधियों का कोष। इस पहल के एक हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक निधियों के कोष पर भी विचार किया जाएगा। पीएम अनुसंधान अध्ययता वृत्ति योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्ययता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी। फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को आनुवांशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करेगी। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन।
बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू होगा। ज्ञान भारतम मिशन शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के। क्या आप इस जानकारी से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हैं? इमेज का पूरा टेक्स्ट जैसे कि पेज पर लिखा है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र माइनस अर्थव्यवस्था लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। चौथे इंजन के रूप में निर्यात संवर्धन मिशन क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेडनेट व्यापार उल्लेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण हेतु सहायता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे। GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह प्रतिभा और अवसंरचना की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु एक तंत्र का सुझाव देगा। एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा, उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडारण के उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्गो जांच और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जाएगा। ईंधन के रूप में सुधार माइनस कर सुधार विगत 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि 1. अप्रत्यक्ष कर निर्धारण, 2. करदाता चार्टर, 3. त्वरित विवरणी, 499% स्वकर निर्धारण, 5. विवाद से विश्वास स्कीम। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं का विस्तार। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। NABFID द्वारा ऋण संवर्धन सुविधा। NABFID अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड हेतु एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन क्षेत्र। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। KYC का सरलीकरण। KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में की गई पूर्व घोषणा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। कंपनियों का विलय। कंपनियों के विलय की त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। द्विपक्षीय निवेश संधियां। अंतरिम बजट में वर्ष 2024 में 2 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों BIT पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना से मौजूदा मॉडल BIT का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जाएगा। विनियामक सुधार माइनस सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से B62 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टेक्स्ट के मुख्य पॉइंट्स का एक समरी सार तैयार करूं? गए टेक्स्ट का हुबहू प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। पुराने कानूनों के तहत बनाए गए विनियमों को अद्यतन किया जाएगा। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक, लचीली, जन उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए 4 विशिष्ट उपाय प्रस्तावित हैं।
आय विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। 2. राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। 3. FSDC तंत्र वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र उनकी जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। IV जन विश्वास विधेयक 2.0 जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। हाल सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। राजकोषीय नीति राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास होगा कि केंद्रीय सरकार का ऋण GDP के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। संशोधित अनुमान 2024-25 उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान रु 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रु है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रु है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रु है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 4.8% है। बजट अनुमान 2025-26 वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रु तथा कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रु रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रु रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा अनुमान -GDP का 1.5%, प्राथमिक घाटा अनुमान -GDP का 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा भुगतान -GDP का 0.3%। रुपया कहाँ से आता है? उधारी और अन्य देनदारियां 24%, आयकर 22%, GST एवं अन्य करीबा 18%, निगम कर 17%, गैर कर प्राप्तियां 9%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%, सीमा शुल्क 4%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1%। रुपया कहाँ जाता है? राज्य का कर एवं शुल्क हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर 16%, अन्य व्यय 8%, केंद्र प्रायोजित स्कीम 8%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8%, रक्षा 8%, प्रमुख सब्सिडी 6%, पेंशन 4%, प्रमुख मदों का व्यय रक्षा 4,91,732, ग्रामीण विकास 2,66,817, गृह मंत्रालय 2,33,211, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप 1,71,437, शिक्षा 1,28,650, स्वास्थ्य 98,311, शहरी विकास 96,777, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार 95,298, ऊर्जा 81,174, वाणिज्य और उद्योग 65,553, समाज कल्याण 60,052, वैज्ञानिक विभाग 55,679। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 तक लगातार 8 बार बजट वाक्य यहां कट रहा है। नाथ पब्लिकेशन B-63। क्या आप चाहें टेक्स्ट को नीचे एज इट इज फॉर्मेट में लिखा गया है? सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। भारत का प्रथम पेपरलेस बजट 2021-22 पेश किया। शब्दावली व्यापार शेष किसी देश के एक वर्ष के सकल निर्यात व आयात का अंतर। अवमूल्यन किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष मूल्यह्रास कर दिया जाना। अधिमूल्यन घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपना मूल्य बढ़ाती है तो इसे अधिमूल्यन कहते हैं।
चालू खाता माइनस वैदेशिक क्षेत्र में इसका अर्थ सरकार द्वारा लेन देन दर्शाए जाने वाले खाते से है। इसका रखरखाव केंद्रीय बैंक करता है। चालू खाता सकारात्मक हो तो इसे अधिशेष चालू खाता तथा नकारात्मक हो तो घाटा चालू खाता कहते हैं। पूंजी खाता माइनस यह प्रत्येक सरकार के दूसरे देशों के साथ पूंजी के लेन देन को दिखाता है, जैसे विदेशी निवेश, बैंकों की विदेशी मुद्राएं। भुगतान संतुलन माइनस एक देश के एक वर्ष में दूसरे देशों के साथ हुए कुल लेन देन का परिणाम। यह चालू व पूंजी खाते का परिणाम है। ये प्रतिकूल या अनुकूल हो सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार माइनस विदेशी मुद्रा भंडार देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। संघटक इनमें विदेशी मुद्राएं, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना और विनिमय दर जोखिमों से बचाव करना। भंडार को अमेरिकी डॉलर में दर्शाया और व्यक्त किया जाता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCAS, मौद्रिक स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार SDRS, IMF में आरक्षित पद रिजर्व ट्रेंच। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCAS, विदेशी मुद्रा संपत्ति। इन्हें अमेरिकी डॉलर, यूरो, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी मुद्राओं में रखा जाता है। इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। विदेशी आहरण अधिकार SDRS, विशेष आहरण अधिकार SDRS अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा परिभाषित और अनुरक्षित पूरक विदेशी मुद्रा आरक्षित परिसंपत्तियां हैं। SDR एक मुद्रा नहीं है, बल्कि सदस्य देशों द्वारा रखी गई मुद्रा के दावे का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए उनका आदान प्रदान किया जा सकता है। IMF में आरक्षित स्थिति माइनस आरक्षित स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य के लिए कोटा है। यह आपातकालीन कोष होता है जो बिना शुल्क या आर्थिक सुधार शर्तों के उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि 3.3%, 2025 का अनुमान 3.2%, 2025 का अनुमान 3.3%। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि का अनुमान 6.4%। वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में वृद्धि दर 6.0% रही। GVA अनुमान 2024-25 6.4%। कृषि वृद्धि पर अनुमान 3.8%। औद्योगिक वृद्धि दर अनुमान -6.2%। सेवा क्षेत्र वृद्धि पर अनुमान 7.2%। वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में वृद्धि दर कृषि -3.5%, उद्योग -6%, सेवा -7.1%। GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3%। मुद्रास्फीति माइनस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधार पर खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 -24 to 5.4%। अप्रैल दिसंबर 2024 4.9%। खाद्य मुद्रास्फीति 2023-24 7.5%। अप्रैल दिसंबर 2024 8.4%। निर्यात तैयारी सूचकांक माइंट 2022 जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 EPI जारी किया गया। बीएड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। मुख्य स्तंभ सूचकांक के तहत राज्यों के प्रदर्शन का 4 स्तंभों में मूल्यांकन किया जाता है। नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात प्रदर्शन। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में निर्यात मूल्य, निर्यात एकाग्रता और वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित निर्यात प्रदर्शन संकेतकों के कारण तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। इस वर्ष के सूचकांक में पहाड़ी व हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थान है। P65। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में कुछ और जानकारी ढूंढने में आपकी मदद करूं?